स्वागत है आपका अपने चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। एनटीए के बदलते पैटर्न पर अर्थात नए पैटर्न पर मैं आपके समक्ष एक यात्रा वृत्तांत लेकर उपलब्ध हुई हूँ, जिसमें राहुल सांस्कृत्यायन की रचित मेरी तिब्बत यात्रा को आप पढ़ेंगे। संपूर्ण कथानक, पात्र परिचय, कहाँ से यात्रा प्रारंभ की और कहाँ पर खत्म हुई, कितने दिनों की यात्राएं थी और इस यात्रा के विषय में क्या क्या कहा गया है, वो संपूर्ण वस्तुएं मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं देर न करके। यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 10 यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, जो कि रचित है राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। यह विषय सूची कुल 5 खंडों में विभक्त है। ठीक है, यही खंड का बार बार लगभग 2 बार अब तक इन खंडों के बारे में प्रश्न आ चुके हैं। क्या प्रश्न आए हैं कि ये जो इसकी विषय सूची है अर्थात कहां से कहां तक की यात्रा की है, उनकी विषय सूची को क्रम से लगाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको सभी विषयों की सूची का क्रम कुल 5 खंडों में दिया गया है। पहला है ये लहासा से उत्तर की ओर। ठीक है, तिब्बत की यात्रा, तिब्बत में जितनी भी जगह है उन जगहों का वर्णन इसमें हुआ है। तो लहासा से उत्तर की ओर, जहां उन्होंने 8 दिन की यात्रा की थी। ठीक है, 8 दिन की यात्राओं का इसमें संपूर्ण विषय लिखा हुआ है। दूसरा है चाड़ की ओर, यहाँ पे भी इन्होंने 1 सप्ताह की यात्रा की थी। शक्य की ओर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यात्रा थी इनकी। यहाँ पे उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए थे जो इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। शक्य की ओर में इन्होंने 1 सप्ताह की यात्रा की थी। इसमें बौद्ध ग्रंथों का वर्णन हुआ है। इस यात्रा में लगभग इन्होंने 150 बौद्ध ग्रंथ पुस्तकों को वहां से लिया और उसको पढ़ा। चौथा है आपका जैनम की यात्रा। 5वां है आपका नेपाल की यात्रा। फिर वापस, ठीक है, वापस ये आते हैं तो लहासा की। ठीक है, प्रारंभ देखिए यहीं से होता है, यहीं से प्रारंभ होके यहीं पे अंत होता है। और देखिए इन्होंने यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। यात्रा इन्होंने प्रारंभ की थी बिहार के नालंदा, ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय से यात्रा प्रारंभ की अपनी तिब्बत जाने के लिए और अंत में पटना, ठीक, यात्रा पूर्ण कर राहुल जी जो थे पटना पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ इनकी यात्रा खत्म हो गई थी। तो ये भी प्रश्न बनने वाले प्रश्न हैं और एनटीए का कोई भरोसा नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ ले। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिल गई। अब हम यहाँ पर राहुल सांस्कृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा की कथानक को, जो कि संपूर्ण कथानक को, यह पुस्तक लगभग 170 पृष्ठों में बटी हुई है। तो यहाँ पर जो मोटे मोटे कथानक हैं और महत्वपूर्ण बातें हैं, तो मैं उनको यहाँ पर आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1873 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक, अपनी जिज्ञासु व घुमक्कड़ प्रवृत्ति के चलते वे घर बार त्याग कर साधु, वेशधारी, सन्यासी से लेकर वेदांती, आर्य समाज व किसान नेता एवं बौद्ध भिक्षु से लेकर साम्यवादी निंदक तक का सफर तय कर गए। सन 1930 में श्रीलंका जाकर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए एवं तभी से वे रामोदर साधु से राहुल हो गए। ठीक है, तो कहाँ पे जाकर बौद्ध भिक्षु हुए थे, ठीक, बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे श्रीलंका जाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद करने योग्य। आगे हम बढ़ते हैं। राहुल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी तथा संपन्न विचारक थे। धर्म दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, इतिहास, राजनीति, जीवन कोश, प्राचीन ग्रंथों का संपादन कर इन्होंने विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। राहुल जी के प्रसिद्ध यात्रावृत्त रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, उन्होंने अब तक जितनी भी यात्राएं की हैं उनके संपूर्ण बारे में यहाँ पर उनकी रचनाओं का उल्लेख हुआ है। पहला है मेरी लद्दाख यात्रा, दूसरा है ये 1926 में, दूसरा भी 1926 से 27 से लंका की यात्रा थी इनकी। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा जिसको आप पढ़ रहे हैं, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, रूस में 25 मास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछी जाती है रचनाएं। रूस में 25 मार्च 1944 से 47 ईस्वी है। किन्नर देश में
ये 1948 में है। तिब्बत में 70 वर्ष 1931 में है। घुमक्कड़ शास्त्र 1949 में। एशिया के दुर्गम भूखंड 1956। चीन में क्या देखा, ये प्रश्न भी बार बार आता है, ये रचनाओं को पूछा जाता है। देखिए मोस्ट रचनाएं कौन कौन सी, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, ये भी पूछी जाती हैं बार बार। तो यहाँ पे ये रचनाएं कंप्लीट हुई। आगे हम बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल जी की यह पुस्तक 1937 में छात्र हित, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छात्र हित पुस्तक माला दारागंज प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। 168 पृष्ठों की इस यात्रा पुस्तक में राहुल जी ने तिब्बत के कई स्थानों जैसे लहासा, याची, सिरा, दौर, सवय, जैनम, नेपाल, काठमांडू आदि की यात्राओं का सुंदर वर्णन किया गया है। इसके 2-3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक, पुस्तक डायरी शैली में लिखी गई तथा चित्रों से अलंकृत है। यह यात्रा साहित्य कुल 5 खंडों में विभक्त है। यहाँ पे देखिए दिया है 5 खंडों में विभक्त है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक डायरी शैली में लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसके 3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। यात्रा वृतांत के पात्र, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पात्रों को देके पूछा जाता है। एक लेखक स्वयं अर्थात राहुल जी, लक्ष्मी रल ने नाती लोकी, वहां पे लोग उनको बुलाते थे तिब्बत में, इंची मिंची, सोनम यलमेन पुरध्वज बुलाते थे वहां पे लोग, गेंदन छोफैलू संघ धर्मवर्धन थे वहां पे। ये चारों यात्रा में लेखक के साथी थे। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत की समीक्षा। यात्रा वृतांत में लेखक किसी देश में विचरण करता हुआ गतिशील रहकर वहां के जीवन संबंधी अनुभवों को संजोता चलता है और उनके आधार पर इस विषय में अनेक निष्कर्ष या प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। इस विधा में इस विषय की प्रधानता मिलती है और लेखक की आत्मपरक प्रतिक्रिया का स्थान गौण रहता है। मेरी तिब्बत यात्रा 5 खंडों में विभक्त क्रमशः, देखिए यहाँ पे क्रम दिया हुआ, क्रमशः लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, शक्य की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर पार्श्ववर्ती साहित्य है। इस रचना में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। राहुल जी ने यात्रा स्थलों का सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण न केवल भौगोलिक वरन ऐतिहासिक जानकारियों, नीतियों, प्रशासनिक व्यवसाय, भाषा, संस्कृत आदि में वर्णन ऐसे किया है कि कोई भी पहलू इनसे छूटा नहीं है। यात्रा पथ में अर्थात रास्ते में आने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा, पहाड़, नाले, पशु संपदा, फसलें, लोगों का पहनावा, रीति रिवाज, खान पान, भाषा, बोली, प्रशासन, स्थान आदि नामों की व्याख्या, हर बात का जिक्र राहुल जी ने इस यात्रा साहित्य में मिलता है। अगर आपको इस यात्रा वृतांत की PDF लेना है तो इस पूरी यात्रा जो 168 पृष्ठों में प्रकाशित है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF उपलब्ध है। आप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे, आप चैनल के अबाउट पेज में जाकर वहां पर टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज पर लिंक पर क्लिक करके वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक पेज पर प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी होती है और क्विज भी कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर में उन्होंने आनंद जी को संबोधित करते हुए लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि उन्होंने किसको संबोधित किया है, तो आनंद जी को संबोधित किया है। संपूर्ण यात्रा के लिए उन्होंने यहाँ अपने 4 साथियों का चयन किया है। लक्ष्मी स्तने, जिसे नाती लाके के नाम से सब पुकारते थे, एक फोटोग्राफर के रूप में राहुल जी पूरी यात्रा में साथी बने रहे। ठीक है, तो लक्ष्मी स्थले अर्थात नाती लोके क्या थे, एक फोटोग्राफर थे। दूसरे साथी इंची मिंची जरूर ही थे जो खच्चरों की सेवा में निपुण थे अर्थात उनके साथ रहते थे। तीसरे साथी खबरों के सरदार अर्थात पत्रकार के रूप में थे। मोनम गेलू मछन पूर्वध्वज, ये जो हथियार युक्त हो रक्षा का कार्य संभाले हुए थे। तथा चौथे साथी गेंदून छोफैलू संघ धर्मवर्धन, जो एक चित्रकार तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता भी थे। ठीक है, यहाँ पर ज्ञाता इसको आप कर लीजिएगा, ज्ञाता भी थे।
इन चारों के साथ राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा पूर्ण की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम खंड में वे सर्वप्रथम नालंदा गए। ठीक है, मैंने बताया था यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी, तो नालंदा से। ठीक है, यात्रा नालंदा से प्रारंभ की थी। नालंदा गए, वहां के विश्वविद्यालय को देखकर तथा उनके इतिहास का अध्ययन कर वे पायासे के लिए रवाना हुए। वहां से पाव गए, पाव छव से सर बुम्पा मठ गए। ये वहां के स्थानों के नाम हैं और वहां के स्थानों के नाम ऐसे ही हैं। यह मठ दीपंकर ज्ञान के प्रसिद्ध पंडित सरबा का निवास स्थान था। वहां से वे फंदा गांव चले गए, वहां से ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट पर, वहां से रेडिंड गए। इसके पश्चात वे फुन दो के घाट तथा गंदन छोर कोरवा बगरयम गए तथा 8वें दिन वह पुनः लहासा लौट आए। इन्हीं सभी स्थानों की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक जानकारी का अध्ययन इन्होंने किया। द्वितीय खंड में उन्होंने ज्ञानची जाने का निश्चय किया तथा वहां एक सप्ताह ठहराव भी किया। वहां से वे शिवु तथा सिगरचे की ओर गए। वहां के मंदिरों चित्रपटों को देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। तृतीय खंड में शैक्य की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी इनकी, में राहुल जी द्वारा सिगरचे छोड़कर डोर की ओर जाने का वर्णन है। डोर में वे 7 दिन रुके। वहां के पुस्तकालय से उन्हें काफी पुस्तकें प्राप्त हुई तथा फिर वे शक्य की ओर रवाना हो गए। चतुर्थ खंड में वे सत्य को छोड़कर जैनम की ओर रवाना हो गए। यात्रा में होने वाली कठिनाइयों का उन्होंने सूक्ष्मता से वर्णन किया। वह स्वयं भी बुखार के कारण अस्वस्थ हो गए थे। पंचम खंड नेपाल की ओर में वह पहले जैनम सिडाम गांव होते हुए काठमांडू गए तथा अंत में यात्रा पूर्ण कर पटना पहुंचे। राहुल जी की तिब्बत यात्रा का उद्देश्य वहां की ऐतिहासिक सामग्री की खोज एवं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि राहुल जी की तिब्बत यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो वहां की ऐतिहासिक सामग्री की खोज और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन, जिसका राहुल जी ने स्वयं वर्णन किया है कि मैंने देखा भारतीय दार्शनिक के अनेक ग्रंथों के अनुवाद तथा भारतीय बौद्ध धर्म की बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री मुझे तिब्बत जाने से ही मिल सकती है। मैंने निश्चय कर लिया, पहले बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन समाप्त कर तिब्बत अवश्य जाऊंगा। तिब्बत संबंधी उनकी यात्राएं मनोरंजन के अलावा सत्यान्वेषण एवं भूगोल संबंधी अन्वेषण या मनोरंजन के लिए नहीं हुई है, बल्कि यहाँ के साहित्य के समुचित अध्ययन, भारतीय साहित्य और बौद्ध धर्म के अध्ययन संबंधी सामग्री एकत्र करने के लिए हुई है। लहासा यात्रा के संबंध में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 150 के लगभग लंका तथा तिब्बत, मंगोलिया, साइबेरिया तक छिपी हुई और लिखी, यहाँ पे छपी हुई है, ठीक, छपी हुई और लिखी पुस्तकों का संग्रह किया है। तो कितनी पुस्तकों का किया? लगभग 150। ये आपको जरूर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राहुल जी की तिब्बत यात्राओं का उद्देश्य बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों का संग्रह करना था। जो भी संभव हो सका उसे वहां से स्वदेश लाने में अथक परिश्रम किया। राहुल जी यात्रा विवरणों में केवल प्राकृतिक दृश्यों और स्थानों के आकर्षक वर्णन को ही महत्व नहीं देते थे। उनकी दृष्टि से किसी भी देश अथवा स्थान का वर्णन करते समय उस प्रदेश के भूगोल, इतिहास, प्रकृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का सूक्ष्म विवेचन भी आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। मेरी तिब्बत यात्रा में उन्होंने तिब्बती समाज, ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन किया है। तिब्बत की धार्मिक व्यवस्था, परंपराएं, खान पान तथा वेशभूषा अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। लेखक ने तिब्बती सोगे की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहां के मंदिरों का वर्णन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे आ गई कि राहुल जी ने किस तिब्बती लेखक, तिब्बती कलाकार, ठीक, कलाकार, किस तिब्बती कलाकार की प्रतिभा का वर्णन किया है? तो यहाँ पे कौन से कलाकार थे? कलाकार सोगो, ठीक, सोगो की। तो ये कुछ भी पूछ सकता है एनटीए, इसलिए आपको ये जरूर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत की नारी समाज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए वहां पे
तिब्बत की नारी समाज का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या ज्यादा है। कारण क्या है? ये कारण भी देखिए पूछ सकता है, क्योंकि वहां की प्रथा अनुसार सभी भाइयों की एक पत्नी होने के कारण अनेक लड़कियां अविवाहित रह जाती थीं। ये भिक्षुणियां बन जाती थीं। राहुल जी की यात्रा वर्णनों एवं विवरणों के पीछे कलाकार का हाथ एवं विचारक का मस्तिष्क है, जो समाज के नवनिर्माण का सर्वत्र संकेत करता है। वस्तुतः राहुल के लिए यात्रा जीवन दर्शन से कम न थी और उनका यात्रा साहित्य समग्र जीवन की अभिव्यक्ति लिए हुए है। उनके लिए प्रकृति सजीव है, यात्रा में मिलने वाले व्यक्ति स्वप्न है। देश की एकता का साक्षात्कार करते हुए देश विदेश में बिखरे इतिहास को, संस्कृति, सभ्यता, समाज को चित्रित करते चलते हैं। राहुल जी सच्चे साहित्यिक यायावर हैं। उनकी यात्राएं अनेक प्रकार से समृद्ध सत्य की खोज, कला का निर्माण, सद्भावनाओं, देश विदेश के अद्भुत दृश्यों, रीति रिवाजों आदि से भरी पड़ी हैं। यहाँ पे कथानक संपूर्ण हुआ। इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है उसका भी संकलन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि मेरी तिब्बत यात्रा वृतांत के महत्वपूर्ण उद्धरण। पहला है, अपने राम ने कसम खा रखी है कि यदि लिखी हुई कोई पुस्तक एक बार गुम या नष्ट हो जाए तो फिर उसमें हाथ नहीं लगाना। दूसरा है, सभी धर्म स्थान झूठ के अड्डे हैं। ये पंक्ति बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। शायद उतनी झूठी कथाएं जगह नहीं मिलेगी जितनी धर्म के दरबार में धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक होता है। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सत्य से मिली 13 मूर्तियां। एक तालपात्र पोथी के बारे में दिक्कत यह थी कि नेपाल सरकार देश से बाहर मूर्ति, पुस्तक आदि ले जाना निषिद्ध कर दिया था। तो यहाँ प्रश्न ऐसे बन सकता है, मैंने कहा था तीसरा जो उनकी यात्रा थी शक्य की ओर, उसमें 150 पुस्तकें मिली थी इनको और 13 मूर्तियां मिली थी। कितनी मूर्तियां मिली थी? 13। ठीक, और एक मिला था उनको तालपत्र पोथी के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लें। नेपालियों को ख्याल रखना चाहिए, दुनिया में सभी लोग उन्हीं की तरह 3.5 हाथ के नहीं होते। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन थे मैंने यहाँ पर उसको टाइप करके लिख दिया है, तो आप जरूर इसको लिख लें। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं करता, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्ध दोनों के साझे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भली, लास्ट और लिस्ट है ये, भली शायद हो या बुरी। ठीक, भली शायद हो या बुरी, हमारी यात्रा तो 22 वर्ष पूर्व हो गई है। ठीक, ये पंक्ति देके पूछ सकता है कि ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? राहुल जी ने कहा था अपने यात्रा के लिए। कितनी वर्ष की यात्रा पूरी हो चुकी है? तो 22। ठीक, तो यहाँ पे ये पूरा कथानक यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण होता है। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपका है एक साहित्यिक की डायरी, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध होंगी लेकर। तब तक के लिए आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।